जहाँ सिलसिला हमने छोड़ा था, जहाँ मैं अपने 125 मोटरसाइकिल पे रवाना हो गया यजमान से, क्योंकि वहाँ ये हुक्म दे दिया गया था डीएजी की तरफ से और एसएसपी की तरफ से कि जितने भी मुलाजमीन हैं थाना के, उन सब को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके बाद फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मैं ये सोच रहा था मोटरसाइकिल पे कि जी मेरा कसूर तो कोई नहीं है, जिस दिन कुछ हुआ वाक़या वो भागा, मैं तो वहाँ था ही नहीं। और मुझे ये भी यकीन था कि जो यूसुफ है या बाकी मेरे कांस्टेबलान हैं वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कहीं इत्तफाकन हादसा हो भी जाता है थाने पे, तो ये कभी नहीं होता कि जो उसकी डेड बॉडी को लेके आप ले जाएं और नहर में फेंकें और उसकी गर्दन भी काट लें और उसके बाजू भी काट लें। तो ये ख़ासा मुश्किल था। मैं रात को काफ़ी लेट 1-1:30 बजे अहमदपुर शर्किया पहुंचा, क्योंकि मैं पहले भावलपुर गया और उसके बाद मैं वहाँ से अहमदपुर शर्किया पहुँचा। अब रास्ते में ख़तरा भी था कि कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे वाक़यात में जब उन पे प्रेशर होता है तो वो सब कुछ कर जाते हैं और अपने अफसरान का हुक्म मानते हैं। मैं जी रात को पहुँचा तो घर वाले सारे परेशान हो गए, अम्मा भी परेशान हो गई। बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान साहब उन दिनों सीएसएस की तैयारी कर रहे थे और हबीब की पोस्टिंग थाना तरंडा मोहम्मद बना थी और वो भी घर आया हुआ था छुट्टी लेके अपने एसएचओ से। तो उनसे डिटेल सारी बात बताई मैंने, घर वालों ने सुना और मुझे तसल्ली दी कि जी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो अगले दिन जब सुबह उठे तो वो अखबारात में जो ख़बरें लगी हुई थी वो कमाल थी। उसको मारा गया, उसकी डेड बॉडी मिली, वो जो मकतूल असलम उर्फ डब्बा, उसे असलम उर्फ भुट्टो भी कहते थे, तो वो उसकी जो थी डेड बॉडी मिली और पुलिस वालों ने बड़े जुल्म किए, उसके दिल गुर्दे फेफड़े निकाल दिए, गर्दन नहीं है। और जैसे आपको पता है कि बिलू जर्नलिज़म है, अखबारात में क्या क्या छपता है जब ऐसे वाक़यात हो जाएं। गर्ज़ जितने मुंह उतनी बातें। अब सुबह जब अखबार देखे घर वालों ने, भाई फीज़ ने वो अखबारात देखे और इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ थी, शह सुर्खियाँ लगी हुई थी तमाम न्यूज़पेपर में। और वो देखने के बाद फिर मुझसे सारी स्टोरी सुनी उन्होंने, और जब सारी कहानी सुनने के बाद आखिर में तो उनका यही होता था कि यार मान लिया कि तूने नहीं किया, लेकिन लगता है बाकी पुलिस वालों ने ये हरकत की होगी। अब इस बात पे मैं भी परेशान हो जाता था और मेरे ज़हन में भी शकूक शबात आ जाते थे कि हो सकता है चौधरी यूसुफ और इन बाकी जो मुलाजमीन वहाँ थे उन्होंने ऐसी हरकत की हो। अच्छा, उसी दिन सुबह, क्योंकि ये यजमान जो थाना था वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, डीएचक्यू हॉस्पिटल तो डिस्ट्रिक्ट का होता, लेकिन ये तहसील हॉस्पिटल थी, वो अहमदपुर शर्किया में थी। तो उसकी बॉडी जो थी उस लड़के की, जो जिसकी नेकलेस आर्मलेस, जिसकी गर्दन नहीं थी और बाजू नहीं था और पेट कटा हुआ था उसको लेके अहमदपुर शर्किया में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अब होता ये है कि कोई ऐसी मौत जो पुलिस तशद्दुद से हुई हो या इस बात का कभी इम्कान हो कि ये पुलिस वालों ने मारा है, तो उसका एक मेडिकल बोर्ड होता है पोस्टमार्टम के लिए। तो अब वो डेड बॉडी अहमदपुर शर्किया हॉस्पिटल में आ गई और मेरे कज़न डॉक्टर इकबाल ख़ान वहाँ डॉक्टर होते थे और उन्होंने फिर मुझे सारी स्टोरीज़ आके सुनाई घर में कि जी वहाँ तो बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता है और वहाँ बहुत लोग इकट्ठे थे और हर ज़बान पे आपका ही नाम था कि जी अज़ीज़ ख़ान पकड़ के लाया था और उसी ने मारा है और उसी ने सब कुछ किया है। तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, कोई समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि घर वाले भी मुझ पे शक कर रहे हैं और मेरे हाथ तक तो वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी सच बात नहीं कर रहा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरा घर अहमदपुर शर्किया में था और माहर अब्दुर्रहमान सियाल जो यजमान में मेरे एसएचओ थे, वो सिटी अहमदपुर शर्किया में एसएचओ तैनात हो चुके थे। अब उन पे प्रेशर था मेरी गिरफ़्तारी का, क्योंकि मुझे ये इतला मिली थी कि जितने भी मुलाजमीन थे थाना यजमान में तैनात, क्योंकि इन सब मुलाजमीन का रजिस्टर 16 में इंदराज होता है कि जितने भी उस थाने पे आके हाज़िरी करते हैं वो रोज़नामचे के साथ साथ उनका रजिस्टर 16 में इंदराज होता है। तो वहाँ उनका देखा गया, जितने भी लोग थे वो सब पेश हो गए और सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुझ पर भी अब लगा मुझे प्रेशर होगा कि मैं पेश हो जाऊँ, लेकिन मुझे मशवरा दिया
क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि अगर मैं पकड़ा गया तो ना जाने क्या होगा। अम्मा भी परेशान थी। तो मुझे भाई फीज़ ने ये मशवरा दिया कि कुछ दिनों के लिए आप, उनके दोस्त हैं अहमदपुर लम्मा में डॉक्टर मकबूल साहब, डॉक्टर मकबूल साहब के यहाँ मैं चला जाऊँ। महमूद भट्टी भी उन दिनों अहमदपुर लम्मा में उसकी पोस्टिंग थी, कहीं वो जॉब कर रहा था। तो महमूद भट्टी को बुलवाया गया, तो उसके साथ फिर गाड़ी हायर की गई और मैं रात को ही दूसरे दिन शाम को, जब ये सारा कुछ क्लियर हो रहा था, पोस्टमार्टम हो रहा था हॉस्पिटल में, तो वहाँ से मैं महमूद भट्टी के साथ अहमदपुर लम्मा चला गया। अहमदपुर लम्मा जो है जी, ये तहसील सादकाबाद के बिल्कुल साथ एक थाना है वहाँ का, और ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब मैं अहमदपुर लम्मा पहुँचा तो डॉक्टर मकबूल वहाँ मौजूद था। उनका एक साथ ही पोल्ट्री फार्म उन्होंने बनाया हुआ था, उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक था डॉक्टर मकबूल साहब का। ये डॉक्टर मकबूल साहब भाई फीस के क्लास फेलो थे, जो भाई फीस ने MBBS नहीं किया, FSC के बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ये दो डॉक्टर मकबूल थे, इन्होंने MBBS किया और ये वहाँ अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे थे अहमदपुर लम्मा में। तो वहाँ मैं उनके घर ठहर गया। अब प्लान ये था, घर वालों ने बनाया सब ने, कि जी मैं किसी तरह पासपोर्ट क्योंकि मेरा बना हुआ था, तो मैं बाहर निकल जाऊँ मुल्क से और मैं पेश ना हूँ, क्योंकि एक अजीब सा डर और खौफ का एहसास था। और जिस तरह की ख़बरें अखबारात में आ रही थी और जिस तरह की र्यूमर्स लोग फैला रहे थे, तो वो बड़ा अजीब माहौल था, बड़ा डरावना। आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने रहमत की, और वो वक्त जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वो अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर किया। अब अहमदपुर लम्मा में इंतज़ार, वहाँ टेलीफोन ज़रूर था उनके यहाँ, वो PTCL, बाकी और जैसे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सेल फ़ोन का तो ज़माना नहीं था, ये तो काफ़ी बाद में सेल फ़ोन आए और मोबाइल जो आप हैं ये यूज़ हुए। तो फ़ोन पे सिर्फ रब्ता होता था अपने घर के नंबर पे, और वहाँ उनसे सारी हालात लिए जाते थे। अब पूरा मेरा प्लान था कि जी मैं वहाँ से कराची जाऊँ और इंग्लैंड का वीज़ा किसी तरह लगवा के, तो कुछ मेरे दोस्त थे, तो मैं वहाँ से पाकिस्तान से इंग्लैंड चला जाऊँ, फिर वापस आएंगे, देखेंगे क्या हालात बनते हैं। इसी कश्मकश में एक हफ़्ता गुज़र गया जी। एक हफ़्ते में सूरत हाल ये क्लियर हुई कि जितने भी मुलाजमीन वहाँ बैठे थे, हमें ये मैसेज आया कि वो अज़ीज़ ख़ान का, यानी मेरा नाम ले रहे हैं कि जी जो कुछ किया उसने किया, उसी को पता है, वही पकड़ के लाया, वही तफ्तीश कर रहा था। तो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल थी। और दूसरी ख़बर ये थी कि जी माहिर अब्दुर्रहमान घर गए और वो भाई फीस से मिले, और उन्होंने कहा जी कि अगर आपने 2 दिन में अज़ीज़ को पेश नहीं किया तो फिर हम आपको पकड़ के बिठा देंगे। जब मुझे ये सारी इतला मिली तो यकीनन मेरे भाई थे, और फिर अगर कोई पुलिस वाले इस तरह घर पे जाएं और ये धमकी दें कि जी अगर वो पेश ना हुआ तो हम घर वालों को तंग करेंगे या बड़े भाई को वहाँ पकड़ के बिठा लेंगे, तो ज़ाहिर है बीइंग छोटा भाई मेरा फ़र्ज़ है, और बीइंग एक पुलिस ऑफिसर और एक इंसान के, कि जी मुझे वो सारे जाके हालात फेस करने चाहिए, ना कि मुझे भगोड़ा बन जाना चाहिए। तो मैंने भाई फीस को फ़ोन करके यही कहा कि जी मैं वापस आ रहा हूँ और मैं वापस आके पेश होता हूँ। अब मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, अम्मा, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से इसको कहा कि नहीं, अज़ीज़ को नहीं आना चाहिए, और मैं किसी सूरत में नहीं चाहूँगी कि वो जेल में जाए, वो हवालात में जाए। तो ये सारी चीज़ सोचने के बाद फिर यही प्लान हुआ कि जी मुझे वापस आ जाना चाहिए। मैंने वहाँ से गाड़ी ली डॉक्टर मकबूल साहब की, और उसके बाद मैं रात को ही अपने घर अहमदपुर शर्किया पहुँच गया। मैं आके मिला, ज़ाहिर है घर वाले सारे परेशान थे, और मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। तो मैंने भाई फीस को कहा कि जी माहिर अब्दुर्रहमान साहब को सुबह बुलवा लें और वो मुझे ले जाएं, और मुझे जाके SSP ख्वाजा खालिद फ़ारूक हुआ करते थे उन दिनों के, उनके पेश करें, ताकि मैं उन्हें सारी कहानी सुनाऊं कि हुआ क्या था। अब अगले दिन रात किसी तरह गुजर गई। दूसरे दिन माहिर अब्दुर्रहमान सियाल साहब को बुलवा लिया गया घर, मेरे जो मोहल्ला बाखरी, अब उसका नाम सदीकाबाद है, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हमारे घर हैं। तो वो आ गए, और उसके बाद मैं उनकी गाड़ी में
जो उनकी अपनी करोला हुआ करती थी, एक 80 मॉडल, तो उस पे मुझे लेके वो चले गए भावलपुर। मैंने भाई फीस को कहा कि आप रुकें, आप बाकी मामलात को देखें। माहिर अब्दुर्रहमान साहब क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे, तो मेरे जहन में यही था कि ये मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, तो मेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी। हम लोग पहुँचे जी वहाँ। DPO जो नहीं, उन दिनों SSP कहलाते थे, ख्वाजा खालिद फ़ारूक। तो एतवार का दिन था और ख्वाजा खालिद फ़ारूक घर पे मौजूद थे। तो जब इतला दी गई, उन्हें फ़ोन किया होगा या जैसे भी उन्होंने कम्युनिकेट किया मार अब्दुर्रहमान सियाल साहब ने SSP को, तो उन्होंने कहा जी इसको लेके आप मेरे घर पे आ जाएं। अब उनके घर के अंदर जो SSP हाउस है, ये बिल्कुल सर्कुलर रोड भावलपुर पे वाक़ है। बहुत बड़ा ह्यूज घर है SSP का। और हमें जो बाहर बिठा दिया गया, उनका जो छोटा सा सब ऑफिस है उसमें बिठा दिया गया। तो वहाँ अखबारें पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, और उसमें फिर वही खबरें लगी हुई थी एतवार को, संडे एडिशन में, कि जी पुलिस वालों ने क्या जुल्म किया, पुलिस वालों ने दिल गुर्दे निकाल लिए और ये सफाकियत की इंतहा है। और मुतालबात थे लोगों के कि जी पुलिस वालों को सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया जाए जिन्होंने इतना जुल्म किया है और सब कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद SSP साहब अंदर से तशरीफ़ लाए और माहिर अब्दुर्रहमान सियाल भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने उन्हें फिर सारी कहानी SSP साहब को सुनाई, जो कहानी थी मेरी। मैंने शुरू से लेके उसके पकड़े जाने से, फिर उससे क्या हमने पूछा, फिर किस तरह डॉक्टर वफाक आया, फिर वहाँ से हम कैसे, मैं अपने घर चला गया, फिर अगले दिन मैं वापस आया। तो वो सुनते रहे, बड़े आराम से सुनते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने बाहर भेज दिया उस सब ऑफिस से, वो जो कमरा था साइड पे SSP हाउस में। और माहिर अब्दुर्रहमान साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया और कुछ बातें की। मैं बाहर आ गया और वहाँ जो अर्दली थे मैं उनके साथ खड़ा रहा। अब उनकी निगाहें भी बड़ी हमदर्दी वाली होती हैं, जैसे पुलिस वाले देखते हैं कि जी फंसा हुआ पुलिस वाला, और जो बाहर होते हैं वो आपको बड़ी हमदर्दाना निगाहों से देख रहे होते हैं। तो वो मैंने थोड़ी देर बाद माहिर साहब आ गए जी, उन्होंने कहा जी चलें। अब मेरे जहन में ये था कि जितनी मैंने कहानी सुनाई है आंसुओं के साथ और दुख के साथ अपने SSP को, तो मेरी जान खुलासी ज़रूर हो जानी है और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे देना है कि जा अजीज़ तू जा और तू बच गया। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। माहिर अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा थाना कोतवाली भावलपुर में लेके आ गए। और गाड़ी भी वो अंदर ही ले गए थाने के। जब उन्होंने हॉर्न दिया तो अंदर गाड़ी चली गई। अब मुझे समझ नहीं आई कि जी मुझे तो उन्होंने छोड़ देना था और वादा किया था कि जी अगर तू पेश हो गया तो हम तेरे साथ बड़ी रियायतें करेंगे, लेकिन ऐसी कोई रियायत नहीं हुई। और मुझे थाने में मार साहब ने, वहाँ SHO मौजूद थे, मुहर्रिर मौजूद था, तो उनके हवाले किया और उन्होंने कहा जी ये आपका जो बाकी मुल्ज़मान के साथ जो 17-18 पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, तो ये भी आपका मुल्ज़िम आखिरी आ गया है, तो मुझे इजाज़त दें। अब मैं मार साहब का मुंह देख रहा था कि जी मार साहब बड़ा प्यार करते थे और बच्चों की तरह रखते थे, और जब वक्त आता है तो किस तरह सब तब्दील होते हैं, पूरी दुनिया अपनी निगाहें फेर लेती है और सिर्फ अपने रिश्तेदार जो हैं वो आपके काम आते हैं, और खून के रिश्ते ख़ास तौर पे काम आते हैं। अब जी थोड़ी देर बाद मुहर्रिर साहब ने चाबी निकाली अपनी मेज़ में से और कहा जी खान साहब आ जाएं। तो साथ ही बाहर, क्योंकि आप जो ही एंटर होते हैं, पुराने थाने इस तरह होते थे कि राइट और लेफ़्ट पे हवलात हुआ करती थी थाना, और ये जो लेफ़्ट पे हवलात होती थी हमेशा मर्दाना हवलात होती थी, और जो राइट पे होती थी वो जनाना हवलात होती थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे वो सारे चेहरे जो मेरे साथ यजमान में तैनात रहे वो वहाँ मौजूद थे। गेट खोला और उन्होंने कहा जी जूती बाहर उतारें, तो मैंने अपना जूता बाहर उतारा और मैं ख़ुद अंदर तशरीफ़ ले गया जी हवालात में। वो सारे मुझे गले मिले और उन्होंने कहा जी वेलकम वेलकम, अब आ गए हैं तो अब मामला ठीक हो जाए, क्योंकि आप ही इन सब में खाते पीते घराने से हैं, तो आपने ही फेस करना है। हम तो सारे गरीब गुरबा हैं, छोटे छोटे मुलाजिम हैं। और वहाँ इंस्पेक्टर साहब उस वक्त नहीं थे, ज़फ़रुल्लाह वड़ैच साहब उस वक्त हवालात में नहीं थे। तो बाद में पता चला कि उन्हें लेके गए हुए हैं कहीं, मुझे याद नहीं कि उन्हें कहाँ लेके जाया गया था।
जी वहाँ बैठ गए। अब मौसम अच्छा था, पंखा वंखा चल रहा था, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन जो अंदर की गर्मी थी वो आप समझ ही सकते हैं, या ऐसे लोग जो इस हालात से गुजरे हों उन्हें पता होता है कि इन हालात में क्या बंदा सोच रहा होता है और क्या क्या ख्यालात जहन में आ रहे होते हैं। खैर जी, शाम को ज़फ़रुल्लाह वड़ैच साहब भी आ गए। ज़फ़रुल्लाह वड़ैच साहब को भी मुहर्रिर ने हवालात का दरवाज़ा खोला और उनको भी हमारे साथ अंदर भेज दिया। वो भी अंदर आ गए और मुझे गले लगा के मिले और मुझसे मेरा मराल पूछा, तो मैंने उससे क्या बना उन्हें बताता कि मेरा मराल कैसा है। तो 4 दिन तक हमें बग़ैर लिख पढ़ के, अब हम सारे पुलिस वाले थे, लेकिन 4 दिन तक हमारी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया और एक नया मुकदमा दोबारा दर्ज कर दिया गया जिसमें हम लोग 6 लोग नामज़द थे, जिसमें ज़फ़रुल्लाह वड़ैच इंस्पेक्टर, मैं, चौधरी यूसुफ और 3 कांस्टेबलान, जिसमें एक फ़कीर मोहम्मद था और 2 और थे, उनको नामज़द कर दिया गया। असलम उर्फ डब्बा के जो साथी लड़के थे उनको, उनमें से एक को मुद्दई बना दिया गया। अब 4 दिन बाद जी हमें अचानक थाने में मजिस्ट्रेट साहब थाने में आ गए और इशफाक खान साहब, मुझे उनका नाम याद है, वो आए और उन्होंने हमारा 14 दिन का रिमांड जिस्मानी इकट्ठा दे दिया। हम लोग हवालात में थे तो एक बड़ी अजीब सी बात होती थी कि हमें बाज़ औक़ात बाहर निकाला जाता था नहाने के लिए, या वो मुहर्रिर की मेहरबानी होती थी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई कि रात को डेली या दूसरे दिन ख्वाजा खालिद फ़ारूक जो SSP थे वो आके चेक करते थे कि हम लोग हवालात में हैं या नहीं हैं। हालांकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था कि कहीं गड़बड़ ज़रूर है, कि पुलिस वालों ने ये हरकत नहीं की, उन्होंने इस बंदे को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो रात को आते थे और चेक करते थे। ये मार्शल लॉ का दौर था और उस वक्त ज़ियाउल हक़ का बड़ा सख्त मार्शल लॉ था। इस तरह ये हमारा रिमांड जिस्मानी जो है वो शुरू हो गया और हमसे बार बार यही सवालात किए जाते थे कि जी आपने उसको कहाँ मारा, आला कत्ल किधर है, लाश आपने कहाँ फेंकी, और हमारा एक ही जवाब होता था सब कि जी हमने नहीं किया, हम बेकसूर हैं। अच्छा, इसी दौरान जो डेली भाई हफीज़ और वो भाई इकबाल ख़ान और हबीब, ये सारे अहमदपुर शर्किया से मुख्तलिफ़ वकला को लेके आते, वहाँ से बहुत से लोग अहमदपुर शर्किया के, मैं उनका बहुत एहसान मानूँ और हमेशा उनका एहसान याद रखता हूँ और रखूँगा, कि वो वहाँ से आते और फिर आके यहाँ कभी वो DAG से मिलते, कभी वो SSP से मिलते, और कभी वो कोशिश करते कि जी वहाँ जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के भावलपुर के, उनसे मिलें और उन्हें बताएं कि जी ये मेरा नाम, स्पेशली वो कहते थे कि बेगुनाह है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला ना था। और एक दिन हमें ये पता चला कि जी ये तफ्तीश मुकदमा क्राइम्स ब्रांच लाहौर के सुपुर्द कर दी गई है। अब सलमान कुरैशी साहब एक SSP थे और असगर हलाकू खान साहब जो थे वो उस वक्त DAG थे क्राइम्स ब्रांच लाहौर के। मुझे दफ्तर में पेश किया गया, कुरैशी साहब के हथकड़ी मुझे लगा के ले गए और मेरा पहली दफ़ा मुझे इंटरव्यू किया उन्होंने और मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। मैं इसमें बेकसूर हूँ और सारी कहानी जो थी है सुनाई उन्हें, और उसके बाद मुझे फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे मुझे फिर क्राइम्स ब्रांच वाले आ गए और उन्होंने कहा, मुझे पुकारा कि जी इसको हथकड़ी लगाएं और इसे कहीं लेके जाना है। अब ज़फ़रुल्लाह वड़ैच साहब बड़े गुस्से में थे उस वक्त, जो मेरे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने गालियां दी बाकायदा क्राइम्स ब्रांच लाहौर वालों को कि जी इसे मत ले जाओ, मुझे ले जाओ, जो पूछना है मुझसे पूछो। और मुझे उस दिन लगा उनकी वो सारी बातें जो हम महसूस करते थे, जो हमें टोका करते थे मुख्तलिफ़ बातों से, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि जैसे एक वालिद अपने बच्चों से प्यार करता है और उनका बिहेव वैसा था कि जी मुझे ले जाएं और मुझे टार्चर करना है करें और इसको मत ले जाएं। अब मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई और गाड़ी में पीछे बिठा के, जो CIA उनकी क्राइम्स ब्रांच की गाड़ी थी, और सर्किट हाउस भावलपुर में ले गए। सलमान कुरैशी साहब जो SSP थे वो साथ थे
और उन्होंने मेरी हथकड़ी पकड़ी हुई थी और मुझे सर्किट हाउस का जो बाहर लान है ना, उसमें ले जाया गया। हलाकू खान साहब, जो असगर खान साहब थे, उनके पेश किया गया। अब इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी जो मैं पढ़ चुका था, मुझे भाई फीस ने दिखाई। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इसमें बात शायद मैं आपको बताना भूल गया कि जी असलम उर्फ डब्बा जो था, उसके जिस्म पे बर्स के निशानात थे, जैसे पंजाबी में फुलवारी भी कहते हैं। तो उसके पूरे जिस्म पे, उसके होंठों पे बर्स के निशानात थे। लेकिन जो डेड बॉडी मिली थी उस पे बर्स के निशानात नहीं थे, क्योंकि बर्स के निशानात ऐसे होते हैं जो चाहे जितना अरसा जिल्द ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, वो आपकी जिल्द पे नहीं होते, वो अंदर गोश्त के अंदर होते हैं, जो वाइट निशानात होते हैं। तो क्योंकि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे चुका था, और दूसरी बात उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि डेड बॉडी की जो उम्र थी, एज उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 साल डिक्लेयर की थी, 14 से 15 साल डिक्लेयर की थी। यानी 14, 15, 16 साल का उनका एक मार्जिन था कि इसमें ये एज हो सकती है। और जबकि असलम जो डब्बे का बड़ा भाई है, उसकी उम्र थी उस वक्त 22 साल, और असलम डब्बे की उम्र जो थी वो 19-20 साल से भी ज़्यादा थी। और ये एक बड़ा सॉलिड पॉइंट था हमारे पास जिस पे बात हो सकती थी। और मुझे जब पेश किया गया तो खान साहब ने मेरी तरफ देखा, लाखू खान साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और तो मेरी उनसे जो बात हुई, मुझ में बड़ा हौसला आ गया उस दिन, और मुझे लगा कि यार यही वक्त है कि आप इस सीनियर अफसर को अपने बारे में बताओ। तो जो मेरी उनसे बातचीत हुई वो इस तरह थी कि उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर पूछा कि आप कहाँ रहते हो। मैंने उन्हें बताया मैं कौन हूँ। तो बेसिकली वो बलोच थे, असगर खान साहब। तो उन्हें सारी जब कहानी का मैंने एक एक बात उन्हें सुनाई, और आखिर में मैंने उन्हें फिर यही इसी चीज़ पे डिस्कस किया। मैंने कहा सर, मुझे महकमा पुलिस में आया अभी बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, 2-2.5 साल हुए हैं, और मुझ में अभी गैरत बाकी है, मुझ में अभी शर्म बाकी है। अगर मैंने ये कत्ल किया होता तो मैं अपने बाकी साथियों को इसमें मुलव्वस ना करता, और मैं ख़ुद आपको बता देता कि जी ये मैंने मारा है, और मैं सारी चीज़ें बरामद करा देता। और मैंने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बताया कि जी उस पर जो एज लिखी गई है उसका फ़र्क है ख़ासा, और जो उसके जिस पे बर्स के निशानात हैं वो भी नहीं थे। कहीं भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि जी उसके जिस्म पे बर्स के निशानात थे। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर, हमें क्या दुश्मनी थी उससे कि हम उसका पेट काट रहे हैं, हम उसकी गर्दन काट रहे हैं, या तो ये तो किसी तरह बनता भी नहीं है। और वहाँ फेंक रहे हैं जहाँ के लाश हमारे थाने के इलाके में निकले और हम पकड़े जाएं। उसके लिए अगर हमने करना भी होता तो हम किसी दरिया में फेंकते जाके, ताकि किसी को मिलता ही ना, लाश ही ना मिलती, कोई सबूत ही ना मिलता। तो मुझे लगा कि मैंने खासा उन्हें कन्विंस किया है अपनी बातों से और अपने कॉन्फिडेंस से। तो फिर उसके बाद मुझे ला के दोबारा हवलात थाना कोतवाली भावलपुर में बंद कर दिया गया, जहाँ बाकी जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझसे पूछा कि जी क्या हुआ, और मैंने उन्हें सारी कहानी बताई कि जी ये बातचीत हुई और मैंने खान साहब को ये बताया है, और अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतर होगा। अब हमारे 14 दिन रिमांड जिस्मानी के पूरे हो गए थे, हमसे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी। डिफरेंट लोग थे वहाँ के पुलिस अफसरान, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये कहते थे कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम एक दिन में ये बरामद कर लेंगे, जी फ़लाँ बरामद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तफ्तीश के दौरान 2 बातें और भी सामने आईं, जिसमें एक तो इरशाद जज्जा साहब थे एडवोकेट, उनकी गाड़ी को कब्ज़े में ले लिया गया। और एक सदीक था, उसकी वैगन अक्सर मैं यूज़ किया करता था, और पुलिस वाले सुजुकी वैन थी, सदीक का नाम जो था, कास्ट मुझे उसकी याद नहीं आ रही, बट उसको उन दोनों की गाड़ियां कब्ज़े में ली गई, और उनके गाड़ियों के सीट कवर्स उतार के वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए लाहौर। 14 दिन जैसे मैंने कहा जी रिमांड हमारा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद हमें पेश करना था। और हमारे वकला ने और हमारे घर वालों ने डिसाइड ये किया गया कि एक एप्लीकेशन दे दी जाए मजिस्ट्रेट को कि जी क्योंकि 14 दिन में हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत सामने नहीं आया, हमारे ख़िलाफ़ कोई हमसे रिकवरी नहीं हुई, तो
इनको छोड़ा जाए, क्योंकि जो प्रूव नहीं कर सकी पुलिस किसी किस्म की ऐसी चीज़, और ये सारी हवाई बातें हैं, फेक स्टोरी है। एक लाश मिली है जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो नहीं मिल रही डेड बॉडी से, और जो भागने वाला है असलम उर्फ डब्बा उससे। तो इसमें ये हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारा जो केस था वो मार्शला के हवाले कर दिया। अब ये होना था कि हमारा केस मिलिट्री कोर्ट में चलना था और आम कोर्ट से वो निकल गया था, और ये हमारे डिपार्टमेंट का हम पे बहुत बड़ा एहसान था, मैं समझता हूँ, कि उन्होंने हमें जानबूझ के मौत के हवाले किया। जो पुलिस वाले अक्सर करते हैं अपने मुलाजमीन के साथ, ये अफसरान जो हैं, कि जब कोई पुलिस मुलाजिम फंस जाता है तो उसे बचाने की ये सीनियर कोशिश नहीं करते, बल्कि ये होता है कि जितना हो सके इसको रगड़ा लग जाए और ये बच जाए। और इन्होंने हमें मजिस्ट्रेट के पेश किया और रिमांड जुडिशल लेके हम 6 लोगों को, जिसमें ज़फ़रुल्लाह वड़ैच, चौधरी यूसुफ, मैं और 3 कांस्टेबल थे, हमें डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलपुर में भिजवा दिया गया। अब जेल की कहानी भी बड़ी मज़े की है कि वहाँ पहली दफ़ा मैंने मुलजिम तो हम छोड़ने जाते थे अक्सर जेल में, लेकिन कहीं अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था इस तरह। और डेवड़ी में हमें खड़ा किया गया, फिर हमारी नाम और वल्दियत वो सारा कुछ लिखा गया, फिर हमें जाके दूसरी साइड पे अंदर बिठा दिया गया, जहां अब हमने पेश होना था डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के। वो खिड़की सी बनी हुई थी जिसमें से वो जाके एक लाइन में बाकी मुल्ज़मान भी थे और हम भी थे। हमसे उन्होंने कोई ख़ास अच्छा सलूक नहीं किया और हमें उसी लेन में बिठा दिया गया, और उसके बाद हमें एक एक करके पेश किया गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के, और हमारी बाकायदा जैसे हाज़िरी होती है हुई, और उसके बाद हम सबको इकट्ठा लेके वो कसूरी चक्की में चले गए। ये कसूरी चक्की का कंसेप्ट जो जेल में गए हैं उन्हें तो ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कसूरी चक्की जेल के अंदर ही एक सब जेल होती है, जिसमें डिफरेंट वो छोटे कैबिन बने होते हैं, आगे लोहे का दरवाज़ा होता है, और ये 10 बाई 10 का कमरा होता है, या इससे भी हो सकता है छोटा हो। अब इसमें एक लॉजिक है कि उसमें या तो एक आदमी को रखा जाता है, या उसमें 3 लोग रहते हैं। 2 लोगों को नहीं रखा जाता कि दोनों लड़के एक दूसरे को मार ना दें, क्रिमिनल्स। और ये जो ख़तरनाक क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ कसूरी चक्की में उनका रखा जाता है, या जिनको वो सज़ा देते हैं उनको अकेला कैद तन्हाई में रखा है, वहाँ उनको रखा जाता है, या वहाँ कोई ऐसा मुलजिम भी रखा जाता है जो वादा माफ़ गवाह बन चुका हो। हम लोगों को कसूरी चक्की में बंद कर दिया गया है।